तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया और हमें पढ़ना भी है इस चैप्टर में फूड सिक्योरिटी के बारे में। यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर ये फूड सिक्योरिटी होता क्या है, इसे इंडिया में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है और इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका यूज़ क्या है। इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के आंसर जानेंगे, यानी कि एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फूड सिक्योरिटी होता क्या है। देखिए, फूड सिक्योरिटी एक तरीके का सिस्टम है जिसमें है कि हम एक तरीके से कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे देश की सरकार कोशिश करती है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो कि आसानी से जिनकी पहुंच भोजन तक नहीं है, खाने तक नहीं है, उनके तक भोजन को पहुंचाया जाए। तो ये एक बेसिक रीज़न है फूड सिक्योरिटी को अप्लाई करने का। क्योंकि कंट्री में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाता है। तो उनके तक भोजन पहुंचाने के प्रोसेस को या फिर उनके तक भोजन पहुंचाना सरकार के लिए एक जिम्मेदारी है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसी को हम फूड सिक्योरिटी के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, फूड यानी भोजन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। यानी कि जिस तरीके से हम सांस के बिना नहीं जी सकते, उसी तरीके से हम भोजन के बिना नहीं जी सकते हैं। लेकिन जो फूड सिक्योरिटी है वो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप किसी व्यक्ति को दिन में 2 बार अगर भोजन प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करा दिया है। नहीं, फूड सिक्योरिटी का जो मीनिंग है वो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब कि वो बहुत ही फैला हुआ है। उसके कई तरीके से मीनिंग हम निकाल सकते हैं। तो उसमें से कुछ उसके आयाम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे इंक्लूड किया जाता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी जो फूड है वो अवेलेबल है या नहीं है। फूड प्रोडक्शन जो है वो किसी कंट्री में हो रहा है या नहीं है, और फूड का जो इंपोर्ट है या फिर पिछले साल का फूड है, उन सभी को मिलाकर गवर्नमेंट के जो ग्रैंडरीज हैं वहाँ पर फूड अवेलेबल है या नहीं है। यानी कि किसी भी कंट्री में या फिर स्पेसिफाइड रीजन में, यानी कि आपका स्टेट हो गया या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पर फूड की कितनी मात्रा अवेलेबल है, चाहे वो आपका उगाया गया अनाज हो या फिर इंपोर्ट किया गया हो या फिर पिछले साल का बचा हुआ हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। इसके बाद दूसरा है वो है एक्सेसिबल, यानी फूड जो है वो हर एक व्यक्ति तक एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी सोसाइटी का गरीब से गरीब तबका, सोसाइटी का बैकवर्ड तबका भी है, वो आसानी से फूड तक उसकी पहुंच हो और उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, तभी हम कह सकते हैं कि हमने फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। और इसके बाद फूड की अफोर्डेबिलिटी, यानी कि कोई अगर गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी उसके लिए फूड जो है वो अफोर्डेबल हो और उसे भोजन आसानी से मिल सके, वो उसके तक भोजन पहुंच सके, तभी हम कह सकेंगे कि जो फूड सिक्योरिटी है वो एक तरीके से लागू हो रहा है या फिर उसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसे हो तभी वो जाकर मार्केट से खरीदे। सरकार इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, फूड के अफोर्डेबिलिटी को अप्लाई करने के लिए सस्ते दामों पर अनाज गरीब लोगों को प्रोवाइड कराती है, ताकि ये जो रूल है फूड सिक्योरिटी का वो इम्प्लीमेंट हो सके। और इसके साथ साथ ये रूल भी इम्प्लीमेंट होता है, एक्सेसिबिलिटी। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो हमारा फूड सिक्योरिटी है इसे लागू क्यों किया गया है, वाई फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, सोसाइटी के जो गरीब तबके के लोग हैं, यानी जो हम कह सकते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, वो ऐसा हो सकता है कि साल के ज़्यादातर समय उनके पास भोजन ना मिलता हो, यानी कि दिन में 3 टाइम नहीं मिलता हो, 2 टाइम ही मिलता हो या फिर 1 टाइम ही खाते हो। तो ऐसा सिचुएशन उनके साथ हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहने वाले लोगों की, यानी जो आम लोग हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको भी कई बार फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई जो हमारा देश है उसके ऊपर किसी तरीके का नेशनल डिजास्टर आता है या फिर किसी तरीके की परेशानी आती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या फिर सूखा हो गया या फिर फ्लड, बाढ़ हो गया, सुनामी, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे भी फूड इनसिक्योरिटी सोसाइटी के एक बड़े तबके में हो सकती है। तो देखिए, इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको लागू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर हम सूखा की बात कर लें, तो किसी एक खास इलाके में फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है और इसके वजह से फूड का जो है वो शॉर्टेज हो जाएगा और शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ पर प्राइसेस हाई हो जाएंगे और हाई प्राइसेस होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फूड को नहीं खरीदने पाएंगे और इस
चीज़ को अगर बड़े स्तर पर देखा जाए, यानी अगर ये लंबे समय तक हो जाए या फिर बड़े इलाके में हो जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो देखिए इंडिया में सबसे बड़ा जो फेमिन था वो आया था बंगाल में 1943 में, और इसमें करीब 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तो इसके बारे में शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास चार्ट दिया गया है कि राइस का जो प्रोडक्शन है बंगाल के प्रोविंस में जो हमारा फेमिन आया था उसके आगे पीछे के सालों में, यानी 43 में फेमिन आया था उसके पहले कितना प्रोडक्शन हो रहा था। तो इस चीज़ को आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर रियलिटी में ऐसा नहीं था कि बहुत ही कमी हो गई थी भोजन की, उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वहाँ पर फेमिन आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम फेमिन की बात करें तो बंगाल फेमिन जो आया था उसके जैसा इंडिया में जो डिजास्टर हम कह सकते हैं वो कभी फिर आया नहीं है। लेकिन इस चीज़ को याद करना भी हमारे लिए बहुत ही परेशानी है, हमारे लिए बहुत ही तकलीफदेह है कि इंडिया में कभी ऐसा हुआ था। तो देखिए इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि कालाहांडी, काशीपुर, उड़ीसा में, जो कि एक तरीके से फेमिन जैसी स्थिति वहाँ पर हमेशा बनी हुई रहती है, काफ़ी सालों से बनी हुई है, और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत स्टार्वेशन की वजह से होती है, और इसको कई बार रिपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा दूसरे इलाके भी हैं जैसे कि बारन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे रिमोट एरियाज भी हैं जहां पर रिसेंट सालों में, यानी पिछले कुछ 5-10 सालों में इस तरीके की सिचुएशन या फिर इस तरीके के इंसिडेंट्स सामने आए हैं, यानी कि स्टार्वेशन से लोगों की मौत सामने आई है। तो इसलिए जो फूड सिक्योरिटी है वो इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी है कि फूड जो है वो साल के सभी समय में सभी लोगों तक, सोसाइटी के सभी तबके तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके, इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हु आर फूड इनसिक्योर, यानी आखिर सोसाइटी के वो कौन से लोग हैं, सोसाइटी का वो कौन सा तबका है जो एक तरीके से फूड इनसिक्योर है, जिनको साल के सभी दिनों यानी साल के 365 दिन जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। तो अगर हम बात करें सोसाइटी के बड़े तबके की, तो सोसाइटी का एक बड़ा तबका जो है वो इंडिया में फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से जूझता है। लेकिन इन सभी लोगों में से कुछ खास ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं, सोसाइटी का एक तबका होता है जो कि फूड इनसिक्योरिटी से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अगर हम बात करें उन ग्रुप्स के लोगों की, तो वो ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर वैसे लोग जिनके पास अपने ज़मीन नहीं है, लैंडलेस पीपुल, जो एक तरीके से दूसरे के खेतों में काम करते हैं या फिर आर्टिशंस के रूप में काम करते हैं या फिर किसी दूसरे तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा डिजास्टर आता है, ज़्यादा इनके ऊपर परेशानी आती है जब किसी तरीके की परेशानी होती है, और इनको एक तरीके से बहुत ही तकलीफ होती है अगर कोई डिजास्टर आ जाए या फिर फैमिन आ जाए या फिर इस तरीके की कोई सिचुएशन हो जाए, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं होती तो ये अपने अनाज नहीं उगा सकते, और इस वजह से उनको, और अनाज के प्राइसेस हाई हो जाते हैं उस समय, तो इस वजह से इनके ऊपर बहुत ही परेशानी आती है। इसके बाद अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जो फूड इनसिक्योर फैमिलीज होते हैं वो वैसे लोग होते हैं जो कि कम वेतन वाले ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं या फिर लेबर के रूप में काम करते हैं, जिनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये लोग जो होते हैं ये फूड इनसिक्योरिटी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाद स्टोरी हमें पढ़नी है, स्टोरी किसकी, रामू की स्टोरी हमें यहाँ पर पढ़नी है कर रहे हैं। तो देखिए रामू की स्टोरी को मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ लें। तो देखिए रामू जो है वो कैजुअल लेबर के रूप में काम करता है रायपुर विलेज में एग्रीकल्चर फील्ड में। उसका एक बेटा है सोमू जो कि 10 साल का है, जो कि पाली के रूप में काम करता है, यानी कि चरवाहे के रूप में काम करता है सरपंच के घर पर, और सरपंच का नाम है सतपाल सिंह। सोमू जो है वो पूरे साल काम करता है और पूरे साल की जो उसकी सैलरी होती है वो है 1000 रुपीज़, यानी एक साल काम करने का उसे पैसे मिलते हैं 1000 रुपये। और इसके बाद रामू जो है, रामू के 3 और बेटे हैं सोमू के अलावा, और 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अभी बहुत ही छोटे हैं इसलिए वो फील्ड पर काम नहीं कर सकते या फिर किसी भी और तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। रामू की वाइफ का नाम है सुनहरी, जो कि पार्ट टाइम जॉब करती है, पार्ट टाइम काम करती है हाउस क्लीनर के रूप में, और इसी तरीके से वो अपना लाइवली स्टॉक में मदद करती है। और इसके अलावा वो
काऊ डंग को मैनेज करती है या फिर रिमूव करती है, और इन सभी कामों के लिए उसे 1/2 लीटर मिल्क मिलता है और कुछ पके हुए वेजिटेबल्स मिलते हैं उसके डेली वर्क के लिए। इसके अलावा जो सुनहरी है वो वर्क फील्ड में भी काम करती है वर्कर के रूप में, जब बिजी सीजन होता है एग्रीकल्चर में, कटाई या बुआई का सीजन होता है उस समय में, ताकि वो अपने हस्बैंड के अर्निंग में हेल्प कर सके, उसको एक तरीके से सप्लीमेंट कर सके। तो देखिए कि एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल एक्टिविटी है। साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जब या तो ट्रांसप्लांटेशन हो या सोइंग हो या फिर हार्वेस्टिंग हो, और इसके अलावा जो भी समय होता है उस समय जो एग्रीकल्चरल लेबर होता है वो अनएम्प्लॉयड होता है। तो इस वजह से जो रामू है वो करीब 4 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड होता है, और इस वजह से वो दूसरे फील्ड में दूसरी एक्टिविटीज़ में काम करने की कोशिश करता है। कई बार उसे ब्रिक लेइंग में काम मिल जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम मिल जाता है जो कि उसके गांव में हो रही है। और इन सभी एफर्ट के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जो रामू है वो सिर्फ इतने पैसे कमा पाता है कि वो अपने फैमिली के 2 वक्त की सिर्फ रोटी जमा करने पाए, यानी वो एक तरीके से अच्छे से भोजन भी नहीं करा पाता अपनी फैमिली को। और इसके अलावा जब ऐसे दिन होते हैं जब रामू को काम नहीं मिलता, उस समय में जो उसकी फैमिली होती है उसे बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। कई बार उसके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बिना भोजन के सोना पड़ता है, और मिल्क और वेजिटेबल जो हैं वो रेगुलर हिस्सा नहीं है मिल्स का। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ उन्हें मिल्क मिलता है, रोज़ रोज़ वेजिटेबल्स उन्हें खाने को मिलता है, ऐसा नहीं होता। वो किसी तरीके से अपना खाना पूरा करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो रामू है वो फूड इनसिक्योर है करीब 4 महीनों के लिए, जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि देखिए जिस फील्ड में वो काम करता है यानी एग्रीकल्चर वर्क में, वो एक तरीके की सीजनल एक्टिविटी है, यानी कि कुछ सीजन में जॉब्स होते हैं उस फील्ड में, कुछ सीजन में जॉब्स नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रामू की कहानी देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अहमद की स्टोरी। अहमद की कहानी अब हम देखेंगे। तो देखिए अहमद जो है वो रिक्शा पुलर का काम करता है बेंगलोर में, और वो शिफ्ट हुआ है झुमरी तलैया से, यानी वो पहले झुमरी तलैया में रहा करता था अपने 3 ब्रदर और 2 सिस्टर्स के साथ, और ऑल्ड पेरेंट्स के साथ। वो अभी झुग्गी में रह रहा है। झुग्गी क्या होती है ये आप जानते होंगे। और इसके अलावा जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसके, उन सभी का जो लाइफ है वो डिपेंड करता है उसके डेली अर्निंग पर, यानी अहमद के डेली अर्निंग पर, जो कि वो कमाता है अब रिक्शा को पुल करके या फिर रिक्शा से। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो अहमद है उसके एक तरीके से सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट उसके पास नहीं है, और उसका जो अर्निंग है वो डेली फ्लक्चुएट करता है। किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। किसी दिन उसकी अर्निंग इतनी हो जाती है कि वो अपने फैमिली के जो डेली नेसेसिटीज़ हैं उनको खरीदने के बाद भी कुछ पैसे वो बचा ले। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर वो अपनी डेली नेसेसिटीज़ को पूरे करने जितने भी पैसे नहीं कमा पाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा हम देखेंगे रामू की कहानी से। यहाँ पर यह है कि देखिए जो अहमद है, अहमद के पास एक येलो कार्ड है जो कि एक तरह का पीडीएस कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। और इस कार्ड की वजह से जो अहमद है उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल मिल जाते हैं उसके डेली यूज़ के लिए। और ये सभी जो चीज़ें हैं उसे मार्केट से आधी दाम पर मिल जाती है, और इन सभी चीज़ों को वो किसी भी दिन जा सकता है जिस दिन राशन शॉप खुले रहते हैं बिलो पॉवर्टी लोगों के लिए। तो इस तरीके से जो अहमद है वो एक तरीके से उसकी जो अर्निंग है वो एक तरीके से जितनी होनी चाहिए उससे कम है। इसके बावजूद वो अपने लोगों का, जो उसका एक बड़ा सा परिवार है, उसका खर्च चला पाता है, उनको सफिशिएंट फूड प्रोवाइड कर पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जो पीडीएस सिस्टम है वो किसी व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने में, लोगों को अच्छा भोजन दिलाने में हेल्प करता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करने वाले हैं सोशल कंपोजिशन के बारे में, यानी कि जो सोसाइटी में जो कंपोजिशन है उसका क्या रोल है पॉवर्टी लाइन में या फिर फूड इनसिक्योरिटी में, इन सभी चीज़ों को। जो सोशल कंपोजिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फूड इनसिक्योरिटी में, गरीबी के अलावा। तो देखिए जो एससीज हैं, एसटीज हैं या फिर ओबीसी की जो नीची जातियां हैं उनके पास या तो
लैंड बेस कमज़ोर होता है या फिर उनकी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है। इस वजह से जो ये लोग होते हैं ये फूड इनसिक्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा वैसे लोग जो कि नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित हैं या फिर वैसे लोग जिनको दूसरी जगह जाना पड़ता है काम की तलाश में, ये लोग भी फूड इनसिक्योर लोग होते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जो माल न्यूट्रिशन है वो महिलाओं में होता है। यानी जितने भी माल न्यूट्रिशन हम पूरे इंडिया में देखें तो उसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महिलाओं का है। तो देखिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सीरियस इसलिए है क्योंकि एक महिला के माल न्यूट्रिशन का शिकार होने की वजह से उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी माल न्यूट्रिशन के रिस्क पे होगा। यानी वो जब पैदा होगा तो वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। और एक बहुत बड़ी संख्या जो है जो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, और जो इसके अलावा जो नर्सिंग मदर्स होती हैं या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं जो कि 5 साल से कम होते हैं, ये फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो देखिए जो फूड इनसिक्योर लोग हैं वो एक तरीके से देश के कुछ हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यानी अगर हम रेशियो में देखें तो कुछ हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। या तो वैसे स्टेट जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट हैं, या फिर जहां पर बहुत पॉवर्टी है, ट्राइबल एरियाज हैं, या फिर रिमोट एरियाज हैं, या फिर रीजन्स हैं जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पर जो है फूड इनसिक्योर लोगों की संख्या देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें से कुछ इलाकों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में आपको साउथ ईस्ट रीजन या फिर ईस्टर्न रीजन, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो फूड इनसिक्योर लोग हैं देश के वो रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बात की जा रही है हंगर की, यानी कि भूख की या फिर भूखमरी हम कह सकते हैं। तो देखिए हंगर जो है वो फूड इनसिक्योरिटी को एक तरीके से दिखाने का काम करता है। और इसके बाद एक चीज़ हम समझ लें कि देखिए हंगर जो है वो सिर्फ पॉवर्टी को दिखाता नहीं है या फिर बताता नहीं है, ये रियलिटी में पॉवर्टी को लाता है। तो देखिए फूड सिक्योरिटी को अचीव करना सिर्फ सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम हंगर को खत्म कर दें जो कि अभी है। इसका ये भी मतलब है कि आगे फ्यूचर में जो हंगर आ सकता है, भूखमरी आ सकती है, भूख हो सकता है, उसको भी किस तरीके से हटाया जाए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अगर हम हंगर की बात करें तो हंगर दो तरीके के हो सकते हैं, पहला तो क्रॉनिक और दूसरा सीजनल। तो देखिए जो क्रॉनिक हंगर होता है, क्रॉनिक हंगर वो जब किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक यानी कई साल तक उसे क्वालिटी फूड ना दिया जाए या फिर क्वांटिटी फूड ना दिया जाए तो उस समय वो जिस हंगर से प्रभावित होगा उसे हम क्रॉनिक हंगर कहते हैं। तो गरीब लोग इस तरीके के हंगर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसका रीज़न यह है कि उनका इनकम काफ़ी कम होता है और वो एक तरीके से फूड खरीदने में, भोजन खरीदने में अनेबल होते हैं, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपने पेट को भरने जितना भी भोजन खरीदने पाए। और इसके बाद अगर हम सीजनल हंगर की बात करें तो सीजनल हंगर आपका रिलेटेड है फूड के ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग से। ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसमें, क्योंकि जो वहाँ पर लेबर्स काम करते हैं वो सीजनल बेसिस पर काम करते हैं। यानी एक सीज़न में उनको जॉब मिलता है, एक सीज़न में नहीं मिलता है। तो इस वजह से जिस सीज़न में जॉब मिलता है उस समय तो वो अपना पेट अच्छे से भरते हैं, भोजन मिलता है। लेकिन जब उनके पास काम नहीं होता है तो उस समय में उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना पेट या फिर अपना भोजन नहीं जुटाने पाते हैं। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में भी होता है, और ये होता है आपके कैजुअल लेबर्स के साथ। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, जो कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते हैं, उनके पास रेनी सीजन में काम नहीं होता, और रेनी सीजन में अगर काम नहीं होगा तो इस वजह से उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो भोजन नहीं खरीदने पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स विथ हंगर इन इंडिया। तो इस चीज़ को देख लें क्योंकि आगे इसको डिस्कस किया गया है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो परसेंटेज है सीजनल इसके साथ क्रॉनिक हंगर, ये डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ सालों में इंडिया में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1983 में कितना था, फिर आपका 1993 में कितना हुआ और 2000 में कितना हुआ, इसी तरीके से रूरल में।
तो देखिए इंडिया जो है वो जब जब से आज़ाद हुआ है उस समय से वो सेल्फ सफिशिएंसी की कोशिश कर रहा है फूड ग्रेन्स के मामले में। इंडिपेंडेंस के बाद यानी आज़ादी के बाद जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने कई सारे मेजर्स लिए ताकि सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया जा सके फूड ग्रेन्स के मामले में। और इसके साथ ही इंडिया ने नई स्ट्रेटेजी को अपनाया एग्रीकल्चर के मामले में, जिसके वजह से हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिला, स्पेशली व्हीट और राइस के मामले में। जो इंदिरा गांधी थी, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ऑफिशियली डाक टिकट जारी किए थे ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिकेट करते हुए, और एक तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की, देखिए कि आखिर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो कितना इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए था। जो व्हीट रिवॉल्यूशन था वो जुलाई 90 मैंने गलत कह दिया, ये जो डाक टिकट जारी हुआ था ये आपका 1968 में जारी हुआ था। और जो व्हीट रिवॉल्यूशन था उसको देखते हुए फिर राइस रिवॉल्यूशन की भी कोशिश की गई, और इसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स का जो इंक्रीज था प्रोडक्शन का वो तो बढ़ा, लेकिन सभी इलाकों में बराबर नहीं बढ़ा। जैसे हाईएस्ट जो अचीवमेंट था वो आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला, जहां पर जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो 7.23 मिलियन टन से बढ़कर, जो कि 1964-65 में था, ये 1995-96 में करीब 30 मिलियन टन हो चुका था, करीब 4 गुना से भी ज्यादा। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन था महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना कि कोशिश किया गया था या फिर जितना सोचा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की और आंध्र प्रदेश की, वहां पर राइस यील्ड में काफी ज्यादा एक तरीके से इंक्रीज देखने को हमें मिला है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। तो इसके बाद देखिए जो इसके बाद जो टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो 1970s से ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद इंडिया में अब तक किसी भी तरीके का लार्ज स्केल का फैमिन नहीं आया है। हाँ, हो सकता है कि एडवर्स वेदर कंडीशन आए हैं, कई इलाकों में सूखा पड़ा है, कई इलाकों में जो अनाज है वो नहीं उगे हैं, कई सालों तक नहीं हुए हैं या कई सीजन्स तक नहीं हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फैमिन, तो फैमिन जैसी स्थिति इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद नहीं देखी गई है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अब सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है फूड ग्रेन्स के मामला में पिछले 30 सालों के दौरान। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया में अब कई वेराइटी के क्रॉप्स को उगाया जा रहा है पूरे कंट्री में, और जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स का एडवर्स वेदर कंडीशन के दौरान भी या किसी और स्थिति में कंट्री में, उसको इंश्योर किया गया है कई तरीकों से। और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, उसके ज़रिए जो एडवर्स कंडीशन आ जाए, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या कहीं सूखा हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो उस समय में भी लोगों तक जो फूड है उसको पहुंचाया जा सके, एक आसानी से उनको सस्ते दामों पर अवेलेबल कराया जा सके। इस चीज़ को इंश्योर किया गया है फूड सिक्योरिटी सिस्टम के द्वारा। और ये जो सिस्टम है इसका 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें से पहली चीज को हम पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट इज बफर स्टॉक, यानी कि पहले हम जानेंगे कि आखिर ये बफर स्टॉक होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए बफर स्टॉक जो है वो एक तरीके से स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, और इसमें मेनली आपके आते हैं व्हीट और राइस, जो कि गवर्नमेंट द्वारा खरीदा जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए। तो देखिए जो एफसीआई है या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो व्हीट और राइस को खरीदती है फार्मर से स्टेट्स, सभी स्टेट में जहां पर भी सरप्लस प्रोडक्शन है। यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन का कहने का मतलब है कि जितना अगर किसान वो मार्केट में बेच रहा है, मान लीजिए डेली यूजेस के लिए बेच रहा है, कोई व्यापारी को बेच रहा है, उसके बाद अगर उसके पास कुछ बच जाता है तो वो चाहे तो सरकार को बेच सकता है, और सरकार किसी भी किसान को रोकती नहीं है कि नहीं आपको इतना बेचना है, आपको इतना बेचना है। किसान के पास जितना भी अवेलेबल है वो चाहे तो सरकार को बेच सकता है। और जो किसान है उसको प्री अनाउंस्ड प्राइस दिया जाता है उनके क्रॉप्स के लिए, और इस प्राइस को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। देखिए इसके बारे में आप न्यूज़ में भी कई बार सुनते होंगे कि किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को बढ़ाया जाए, ज़्यादा एमएसपी दिया जाए। तो देखिए एमएसपी आखिर होता क्या है, तो देखिए एमएसपी होता है एक प्राइस जिसको कि गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है हर एक अनाज के लिए, जो कि सरकार जिसे एक तरीके से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है। और ये प्राइस डिक्लेयर किया जाता है सोइंग के सीजन से पहले। जब किसान सोइंग करने जाता है उससे पहले सरकार डिसाइड करती है कि हाँ जी वीट जो है, वीट को मैं
1200 रुपए पर 100 केजी खरीदूंगा, यानी 100 केजी के लिए सरकार जो है 1200 रुपए प्रोवाइड करेगी। इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए किसान जो है वो ये तय कर सकता है कि वो वीट को उगाएगा या फिर नहीं उगाएगा, उसे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। और ये जो परचेज किया जाता है एफसीआई द्वारा इन फूड ग्रेन्स को, इनको स्टोर किया जाता है ग्रैनरीज में। और आखिर आपको पता है कि आखिर बफर स्टॉक्स को क्यों बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा? तो इसको इसलिए बनाया गया है ताकि फूड ग्रेन जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके डेफिसिट एरियाज में जहां पर ज़रूरत है फूड ग्रेन्स की, या फिर वैसे लोगों के बीच में जो कि गरीब हैं, सोसाइटी के गरीब तबके के बीच में सस्ते दामों पर मार्केट प्राइस से, यानी कि जो इशू प्राइस है, जो मार्केट में अवेलेबल प्राइस है, उसके मुकाबले सस्ते दामों पर इन फूड्स को एक तरीके से पहुंचाया जा सके। और ये एक तरीके से हेल्प करता है जो शॉर्टेज ऑफ फूड है उसको भी रिजॉल्व करने में। जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाए या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, उस समय जो फूड शॉर्टेज होता है उसको भी सॉल्व करने में ये बफर स्टॉक हेल्प करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और हमारा टॉपिक है व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा बफर स्टॉक में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है यानी एफसीआई है, वो ग्रेन्स को खरीदती है किसानों से, और जो फूड खरीदा जाता है एफसीआई द्वारा उसको गवर्नमेंट के जो रेगुलेटेड राशन शॉप्स होते हैं उसके जरिए जो पुअर सेक्शन है, गरीब तबका है सोसाइटी का, उसमें उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर पहुंचाया जाता है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो देखिए राशन शॉप जो है वो इंडिया के लगभग मोस्ट लोकेलिटीज जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो विलेज हो, टाउन्स हो या फिर सिटीज़ हो। और इंडिया में करीब 4.6 लाख राशन शॉप्स हैं पूरे कंट्री में। और जो राशन शॉप्स हैं इनको फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। और ये फूड ग्रेन्स का स्टॉक रखते हैं, शुगर का स्टॉक रखते हैं, केरोसिन का स्टॉक रखते हैं, इन सभी चीज़ों का स्टॉक अपने पास वो रखते हैं। और ये जो आइटम्स हैं इनको सस्ते दामों पर, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी कम होता है, उस दामों पर लोगों तक पहुंचाया जाता है, गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है जो कि मार्केट प्राइस पर सामानों को खरीदने में सक्षम नहीं है। कोई भी फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है वो इन सभी चीज़ों को एक तय अमाउंट में खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसके पास एक राशन कार्ड है तो वो 35 केजी ग्रेन्स, 5 लीटर केरोसिन, 5 केजी ऑफ शुगर, इतने अमाउंट में सामान को खरीद सकता है महीने में किसी भी दिन जिस दिन राशन शॉप खुला है। तो देखिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम है राशनिंग का, राशन प्रोवाइड करने का गरीब लोगों को, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1940s में जब बंगाल में फेमिन आया था। और ये जो राशनिंग सिस्टम है इसको फिर से रिवाइव किया गया जब एक्यूट शॉर्टेज हुआ 1960s में, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले। तो 1960s में भी हम जानते हैं कि एक तरीके का फेमिन का सिचुएशन आया था, बहुत शॉर्टेज हुआ था। तो उस समय में इस सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया गया, काफ़ी मजबूत बनाया गया ताकि इस सिस्टम को मजबूती से लागू किया जा सके। और जब देखा गया कि जो फूड शॉर्टेज काफ़ी एक तरीके से बढ़ गया है या फिर काफ़ी बड़ा है, तो उस चीज़ को देखते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन करने का फैसला लिया गया। तो देखिए जो एनएसएसओ द्वारा जो डाटा प्रोवाइड किया गया था मिड 1970s में, जो पॉवर्टी का हाई लेवल को देखते हुए 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लाए गए थे। इसमें से पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि पहले से मौजूद था, इसको मजबूत किया गया था। दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, और इसके बाद है फूड फॉर वर्क यानी काम के लिए भोजन। तो देखिए इन सभी का डेट भी यहाँ पर दिया गया। ICDS को है 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फूड फॉर वर्क को 1977-78 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आगे के कई सालों में बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लाए गए ताकि जो गरीब लोग हैं उनका एक तरीके से उद्धार किया जा सके, उनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। और बहुत सारे नए प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया और इसमें से कुछ जो है उनको रिस्ट्रक्चर किया गया है ताकि एक तरीके से उनको सही तरीके से लागू किया जा सके। और अभी के समय अगर हम बात करें तो बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और इसमें से ज़्यादातर जो है वो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। और ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है इनमें एक तरीके का एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है। और इसमें से कुछ जो है जैसे कि PDS हो गया, मिड डे मील हो गया, ये सभी जो है ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं। ये जो PAPs है यानी कि हमारा जो
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं ये फूड सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फूड सिक्योरिटी को गरीब लोगों के इनकम को इंक्रीज करके। यानी कि अगर किसी गरीब के पास ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा पैसे होंगे, तो वो आसानी से चीज़ों को खरीद पाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इस यहाँ से हम, तो देखिए प्रोग्राम का नाम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2004 को, और इंडिया के 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनके सप्लीमेंट्री वेज को बढ़ाया जाए। और ये प्रोग्राम जितने भी ग्रामीण गरीब थे यानी रूरल पुअर थे उनके लिए खुला था, जिनको कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और जो मैनुअल अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, और जो फूड ग्रेन्स थे उनको स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो प्रोग्राम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसमें जितना भी पैसा लगेगा, जितने भी खर्च होंगे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पैसे खर्च नहीं करने हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को सारे रिसोर्सेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और इस प्रोग्राम में जो कलेक्टर है वो नोडल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे चीज़ का प्लानिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन करे, कोऑर्डिनेशन करे, मॉनिटरिंग करे, सुपरविजन करे, सारी चीज़ें उसी को करनी है। और अगर 2004-05 की अगर हम बात करें तो करीब 2000 करोड़ अलॉट किए गए थे प्रोग्राम के लिए, और इसके अलावा करीब 20 लाख टन अनाज को अलॉट किया गया था। इसके बाद आइए हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फिर पीडीएस सिस्टम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट हथियार रहा है जिसने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हेल्प किया है इंडियन गवर्नमेंट को। और शुरुआत में अगर हम बात करें पीडीएस सिस्टम की, जो पीडीएस सिस्टम था वो यूनिवर्सल था। इसका मतलब ये है कि गरीब अमीर कोई भी सोसाइटी का कोई भी आदमी जाकर इस पीडीएस सिस्टम से सामान खरीद सकता है, पीडीएस दुकान से सामान खरीद सकता है, और वहां पर गरीब या फिर अमीर इस तरीके की कोई बात नहीं होती थी। और आगे के कुछ सालों में जब ये देखा गया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उतना सटीक नहीं है, उतना सही नहीं है, तो इसके पॉलिसी में चेंजेस किए गए और इसको ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा टारगेटेड बनाने की कोशिश की गई। और 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि इस पीडीएस सिस्टम का एक नया वर्जन हम कह सकते हैं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके लाया गया, और इसको करीब 1700 ब्लॉक्स में इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और इस पूरे आरपीडीएस का टारगेट ये था कि जो पीडीएस है उसको रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में भी पहुंचाया जाए, और इस पीडीएस सिस्टम का लाभ सभी लोग बैकवर्ड एरियाज में भी उठा सकें। और इसके बाद जून 1997 से एक नया वर्जन, एक नए अटेम्प्ट में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी टीपीडीएस को लाया गया। और इसका एक तरीके से प्रिंसिपल था कि जो पुअर इन ऑल एरियाज यानी सभी एरियाज में गरीब लोग हैं उनको एक तरीके से टारगेट किया जाए। और इस समय ये पहली बार था, यानी इस टीपीडीएस के साथ पहली बार ये हुआ कि जो गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे का व्यक्ति और पॉवर्टी लाइन के ऊपर का व्यक्ति, इन दोनों के लिए अलग अलग प्राइसेस तय किए गए। यानी अगर बीपीएल कोई आदमी जाता है तो उसको 2 रुपए में चावल मिलेगा, और अगर कोई एपीएल जाता है यानी पॉवर्टी लाइन के एबव का कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 4 रुपए मिलेगा। इस तरीके की जो पॉलिसी थी वो पहली बार इस टीपीडीएस के साथ लाई गई। और इसके बाद अगर हम 2000 ईस्वी की बात करें तो 2000 में 2 स्पेशल स्कीम्स लाए गए, जिनका नाम है अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा अन्नपूर्णा स्कीम। और इन दोनों प्रोग्राम्स के स्पेशल टारगेट ग्रुप्स हैं। तो देखिए अंत्योदय अन्न योजना है जो है वो टारगेट करती है पुअरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शन को, और जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो टारगेट करती है इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स को। और ये जो फंक्शनिंग है इन दोनों स्कीम का, इसको लिंक कर दिया गया एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पीडीएस से। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्कीम को यानी एएवाई अंत्योदय अन्न योजना को और अन्नपूर्णा स्कीम को, इसको लागू तो अलग से किया गया, लेकिन इसको कंप्लीट करने का, फुलफिल करने का या फिर लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी उसको पुराने ही जो पीडीएस सिस्टम के नेटवर्क था उसी को दी गई। तो देखिए पीडीएस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स टेबल 4.3 में दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो इसको अपने किताब से पढ़ सकते हैं। यहां पर ये टेबल है। तो देखिए अगर हम पीडीएस सिस्टम की बात करें तो पीडीएस सिस्टम जो है वो सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के
तौर पर प्रूफ हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, जिसने प्राइसेस को एक तरीके से स्टेबलाइज करने का काम किया, और इसके साथ ही जो कंज्यूमर्स हैं यानी गरीब आदमी है, कोई कमज़ोर तबका का व्यक्ति है, उस तक अफोर्डेबल प्राइसेस में चीज़ों को पहुंचाने में भी हेल्प किया है। और ये एक तरीके से काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहा है, काफ़ी हथियार के रूप में इसने काम किया, काफ़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट इसने रोल अदा किया है फैमिन या फिर सूखा या फिर भुखमरी जैसी स्थिति को रोकने में। वाइड स्प्रेड यानी बहुत बड़े स्तर पर ऐसी कोई स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है, और उसका एक रीज़न है पीडीएस सिस्टम। और ये आखिर ये चीज़ हो कैसे पाया? ये चीज़ इसलिए हो पाया क्योंकि देखिए हम पीडीएस सिस्टम में देखते हैं कि जो फूड ग्रेन्स का सरप्लस रीजन है, जहां पर ज़्यादा फूड ग्रेन्स हुआ है, वहां से सरकार जो है एफसीआई के जरिए चीज़ों को खरीद लेती है, ग्रेन्स को खरीद लेती है, और वैसे एरियाज में पहुंचा देती है जहां पर इन चीज़ों का डेफिसिट है। और इसके अलावा इन चीज़ों की वजह से जो प्राइसेस है उसको बार बार रिवीजन में रखा जाता है सरकार द्वारा, ताकि जो पुअर हाउस होल्ड है यानी जो गरीब आदमी है उसको एक तरीके से सही दाम पर चीज़ें मिल सकें और प्राइसेस किसी चीज़ की ज़्यादा ना हो। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देनी चाहिए कि देखिए जो ये पूरा सिस्टम है जिसमें कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ जाता है या फिर प्रोक्योरमेंट आ जाता है, यानी जो सरकार लोग किसानों से अनाज खरीदती है, इसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ा है, और इसके साथ साथ जो किसान है उनको एक तरीके से इनकम सिक्योरिटी भी मिली है। इनकम सिक्योरिटी कहने का मतलब ये है कि देखिए किसान अगर मान लीजिए अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर सरकार अनाज नहीं खरीदती किसानों से, तो किसान को ये पता नहीं था कि अगर वो अनाज उगाएगा, चावल उगाएगा, तो उसका चावल 2 रुपए बिकेगा, 4 रुपए बिकेगा या फिर 10 रुपए बिकेगा, उसे ये पता नहीं था। लेकिन सरकार जब इंटरफेयर करती है और सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है कि हाँ जी हम 10 रुपए मिनिमम आपको देंगे, तो उस समय जो किसान है वो एश्योर है कि अगर कोई मुझसे 10 रुपए नहीं खरीदेगा, मार्केट में कोई व्यापारी मुझसे 10 रुपए अगर नहीं खरीदेगा, तो मैं 10 रुपए अपना चावल जाकर सरकार को बेच सकता हूं। तो इस तरीके से जो ये पूरा सिस्टम है ये फार्मर्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देनी चाहिए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको कई बार काफ़ी कड़े क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि हम देखते हैं कि एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं वो हमेशा भरे हुए रहते हैं ग्रेन से, और कई बार हम देखते हैं कि अनाज जो है वो सड़ भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो भुखमरी से मर रहे हैं या फिर उन्हें भोजन नहीं मिलने पा रहा है। तो इस तरीके की स्थिति को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर एफसीआई को क्रिटिसाइज करते हैं, पीडीएस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ 4.2 है वो फूड ग्रेन्स के डाटा को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आइए अब हम नेक्स्ट स्कीम को देख लेते हैं। इस स्कीम का नाम है अंत्योदय अन्न योजना, AAY। तो देखिए AAY जो है इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 ईस्वी में, और इस स्कीम के तहत करीब 1 करोड़ बीपीएल परिवार यानी जो बीपीएल फैमिलीज के जो पुअरेस्ट 1 करोड़ लोग थे उनको टारगेट किया गया या फिर उनको कवर करने की कोशिश की गई। और इसको टीपीडीएस जिसके बारे में ऊपर हमने बात की, उस सिस्टम के तहत एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और जो पुअर फैमिलीज थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के जरिए और बीपीएल सर्वे के जरिए, यानी बीपीएल में देखा गया कि सबसे गरीब कौन है, इसको इस स्कीम में शामिल किया गया था। करीब 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल किया जाता था हर एक फैमिली को, काफ़ी बहुत सस्ते दामों पर, करीब 2 रुपए पर केजी वीट के लिए और 3 रुपए पर केजी राइस के लिए। तो देखिए ये क्वांटिटी जो था इसको बाद में इन्हेंस कर दिया गया, 35 केजी कर दिया गया अप्रैल 2002 में। और इसके बाद इस स्कीम को काफ़ी एक्सटेंड भी किया गया है, और इसमें करीब 50 लाख करीब 1 करोड़ लोगों को बाद में भी फिर से जोड़ा गया जून 2003 में, और अगस्त 2004 में 50 लाख एक बार और एक बार 50 लाख। इस तरीके से करीब 2 करोड़ फैमिलीज जो हैं उनको अंत्योदय अन्न योजना के तहत टारगेट किया गया है, और उन तक इन चीज़ों का इस पूरे योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एफसीआई है उसके पास कितना फूड ग्रेन्स का स्टोरेज है और किस साल में। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन है सब्सिडी, कि आखिर ये सब्सिडी होती क्या है। तो सब्सिडी देखिए एक तरीके का पेमेंट होता है जो कि सरकार द्वारा किया जाता है ताकि जो चीज़ों की कीमतें हैं उसको कम रखा जा सके, लेकिन
क्या जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी उसको उगाने वाले जो लोग हैं, उसकी जो खेती करते हैं, उसको उनको एक अच्छा दाम मिल सके। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई किसान है, वो चावल उगाता है 12 रुपए और वो सरकार को 12 रुपए बेच देता है। सरकार इसमें सब्सिडी देगी और जाकर 2 रुपए में ये गरीब लोगों को सरकार जो है वो अनाज प्रोवाइड करेगी। तो ये देखिए, ये सिस्टम है सब्सिडी का। इसमें किसान को भी फायदा नहीं हुआ जो कि इस अनाज को उगा रहा है, और वो उस गरीब आदमी को भी नुकसान नहीं हुआ। सॉरी, मैंने फायदा बोल दिया, नुकसान। किसान को भी नुकसान नहीं हुआ, और जो गरीब आदमी है, जो पैसे जिसके पास नहीं है, उसको भी नुकसान नहीं हुआ, वो भी सस्ते दामों पर इन अनाज को खरीद सकता है। तो इस तरीके से ये सब्सिडी काम करती है। तो देखिए, इसके बाद ये 2002 में जो स्टॉक था वीट का और राइस का एफसीआई के पास, वो था 63 मिलियन टन, जो कि काफी ज्यादा था बफर नॉर्म से, यानी जितना मिनिमम होना चाहिए एफसीआई के पास स्टॉक, उससे काफी ज्यादा था। और जो मिनिमम होना चाहिए था उस समय वो था 24.3 मिलियन टन। और जो स्टॉक था उसको बाद में रिलीज किया गया, बाहर निकाला गया, या फिर हम कह सकते हैं वो कम हो गया, क्योंकि सरकार ने कई तरह के रिलीफ ऑपरेशंस चलाए थे, क्योंकि उस साल में कुछ इलाकों में मानसून कम आया था और इस वजह से वहां पर ड्राउट की घोषणा की गई थी, यानी सूखे की घोषणा की गई थी। और ये जो डिक्लाइन था स्टॉक में, ये 1 या 2 साल तक लगातार कम हुआ, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं था कि बफर नॉर्म जो था उसको भी क्रॉस कर गया, ये नहीं। इन जो स्टॉक है उसमें कमी तो हुई, लेकिन इतनी कमी नहीं हुई कि वो बफर नॉर्म से नीचे आ जाए। तो उस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक ग्राफ दिखा सकता हूँ कि देखिए 2002 में कितना सरकार के पास स्टॉक था, 63 मिलियन टन। कितना होना चाहिए मिनिमम, 24.3। और उसके बाद जब सूखा घोषित हुआ तो उसके बाद रिलीज करने के बाद हो गया 35.2 मिलियन टन, और होना चाहिए 24.3। 2004 में ये हो गया 29.9 मिलियन टन, होना चाहिए 24.3। इसी तरीके से आगे 1-2 साल तक ये स्टॉक घटता गया। लेकिन इस स्टॉक घटने से ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बहुत बड़ी कमी हो गई इस स्टॉक की। तो देखिए, जो सिचुएशन था सूखा का, या फिर जहां पर फूड ग्रेन्स की कमी थी, वहां का जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुआ, वहां की सिचुएशन अच्छी हुई। और सिर्फ उसका एक रीजन था, वो था कि सरकार ने फूड ग्रेन्स जो था उसको अलग अलग स्कीम्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों के बीच में। और ये एक तरीके की लोगों के बीच में कंसेंसस है, या फिर लोगों का कहना ऐसा है कि जो हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, वो अनडिजायरेबल है, वैसा होना नहीं चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा स्टॉक होना एक तरीके से वेस्टफुल है, क्योंकि उसका रीजन यह है कि बहुत बड़ी संख्या में अगर स्टॉक्स को रखा जाए, फूड स्टॉक्स को, तो उसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, वेस्टेज ज्यादा होता है, और डिटोरिएशन जो है ग्रेन के क्वालिटी का, वो भी काफी ज्यादा होता है। और इस चीज को रोकने के लिए, यानी कि इतने बड़े संख्या में स्टॉक जो है उसको कलेक्ट करने से रोकने के लिए, सरकार को एमएसपी के प्राइस को बढ़ाने के बजाय उसको 1-2 सालों के लिए फ्रीज करने के बारे में विचार करना चाहिए। अब यहां पर हम लोग बात क्यों कर रहे हैं कि देखिए, जो एमएसपी है उसको फ्रीज करना चाहिए या फिर इतना स्टॉक नहीं रखना चाहिए। तो इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सरकार जो है वो इतनी बड़ी संख्या में स्टॉक अपने पास क्यों रखती है। 24.3 बफर नॉर्म है, यानी इतना सरकार को रखना है मिनिमम। मतलब इतना रखे सरकार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सरकार देश का जो जरूरत है फूड ग्रेन्स का वो चल सकता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार 63.3 मिलियन टन क्यों रखती है, तो इस चीज को यहां पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो फूड ग्रेन्स है उसके बैकड्रॉप में एक चीज आपने देखी कि सरकार जो है वो किसानों से अनाज खरीदती है, और उसके साथ ही एमएसपी प्रोवाइड करती है, एक अच्छा प्राइस प्रोवाइड करती है। और इस चीज की वजह से जो कल्टीवेटिंग स्टेट्स हैं, जहां पर इन चीजों का कल्टीवेशन ज्यादा होता है, इन ग्रेन्स का ज्यादा होता है, जैसे कि आपके पंजाब हो गए, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये सभी जो स्टेट हैं, ये एक तरीके से दबाव बनाते हैं कि जो किसान हैं उनको एमएसपी ज्यादा मिलनी चाहिए, यानी किसान को जो प्राइस है वो ज्यादा मिलनी चाहिए। और सरकार इतना कम क्यों खरीद करी है। मान लीजिए अगर सरकार 25 मिलियन टन अगर खरीद कर रही है, तो उनका डिमांड होता है कि आप 25 के बजाय 30 मिलियन टन कीजिए, 40 मिलियन टन कीजिए, यानी किसान के पास जितना है वो सभी खरीद लीजिए। इस तरीके का वो दबाव बनाते हैं। और इसके अलावा जो प्रोक्यूरमेंट है वो कुछ खास इलाकों तक ही एक तरीके से सीमित रहता है, कि ज्यादातर आप देखेंगे कि सरकार जो अनाज खरीदती है वो पंजाब से, हरियाणा से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कुछ हद तक वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों से। और सरकार जो खरीदती है वो मेनली 2 सिर्फ अनाज को खरीदती है, वीट और राइस। तो इस वजह से
जो वीट और राइस है उसका जो एमएसपी है वो काफी ज्यादा सरकार को रखना पड़ता है इन सभी राज्यों के दबाव की वजह से। और एमएसपी ज्यादा होने की वजह से जो किसान है वो दूसरे अनाजों को छोड़कर इन किसानों इन फलों को उगाते हैं। मेरा मतलब है इन क्रॉप्स को उगाते हैं, वीट और राइस को। और जो सरप्लस स्टेट है वहां पर जो लोग हैं, जहां पर इन चीजों की खेती ज्यादा होती है, वहां पर लोग जो हैं वो कोर्स ग्रेन्स यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनको छोड़कर अब इन अनाजों को उगाना शुरू कर रहे हैं, या फिर बहुत इलाकों में इन अनाजों को उगा रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ एक है कि सरकार जो है वो अच्छा एमएसपी प्रोवाइड करती है, जितने भी अनाज आप उगाएंगे वो सरकार खरीद लेती है। तो इस वजह से जो लोग हैं, जो किसान है, वो कोर्स ग्रेन्स को छोड़कर, मोटे अनाजों को छोड़कर इनको उगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गरीब लोगों की, तो गरीब लोगों का जो मुख्य भोजन होता है वो मोटे अनाज होते हैं। अगर आप सरकारी हेल्प की बात ना करें या फिर और भी चीजों की बात ना करें, तो मोटे अनाज जो होते हैं वो जनरली जो गरीब लोग होते हैं वही उन चीजों को कंज्यूम करते हैं। तो देखिए ये जो प्रोडक्शन हो रहा है किसानों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में, सरकार के इस पूरे प्रोसेस को देखकर, यानी कि एमएसपी ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सभी बिक जा रहे हैं सभी अनाज। तो इस चीज को देखने से जो किसान है वो बहुत बड़ी संख्या में इन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन अनाजों का प्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा संख्या में वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है कल्टीवेशन में, और इस वजह से जो एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो किसान पानी यूज करते हैं, पानी कहाँ से यूज करते हैं? वो बोरवेल करते हैं, बोरवेल से पानी को यूटिलाइज करते हैं या फिर कुएं बनाते हैं। तो इस तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसी रिसोर्स का वो यूज कर रहे हैं। तो वहां पर जो वाटर लेवल है वो भी काफी नीचे जा रहा है। और जो आगे के साल में, यानी मान लीजिए आज तो आप जमीन के नीचे से पानी निकालकर खेती कर लेंगे, लेकिन आज के अगर 10 साल बाद बात करें या 20 साल बाद बात करें, तो उस समय पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा ग्राउंड वाटर की, हम ग्राउंड वाटर का यूज करके हम खेती करने पाए। तो ये चीज देखिए, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इसके अलावा जो कंसर्न है पीडीएस सिस्टम का, वो है कि वो काफी इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव कहने का मतलब ये है कि अगर हम एवरेज कंजम्पशन का देखें, यानी जो पीडीएस सिस्टम के जरिए जो ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, वो है 1 kg पर मंथ पर पर्सन। यानी पीडीएस सिस्टम से दिया गया अनाज एक व्यक्ति 1 kg कंज्यूम करता है पर महीने में, और ये एक तरीके से बहुत ही कम है। और जो एवरेज कंजम्पशन है ये कुछ राज्यों में और भी कम है, जैसे आप बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर करीब 300 ग्राम पर पर्सन पर मंथ से भी कम है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें जो साउथ के स्टेट्स हैं कुछ, जैसे आपका केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और हिमाचल प्रदेश भी, ये सभी स्टेट जो हैं यहाँ पर कंजम्पशन आपका 3 से 4 kg पर पर्सन पर मंथ होता है। तो इस चीज की वजह से जो पुअर है, यानी गरीब व्यक्ति है, उसको अपने अनाज के लिए मार्केट पर डिपेंड होना पड़ता है, ना कि वो राशन शॉप से अपना अनाज खरीद पाता है, क्योंकि उसको उतना अनाज मिलता नहीं है या फिर वो कंज्यूम नहीं कर पाता इन सभी चीजों की वजह से। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में करीब 5% जो वीट और राइस का कंजम्पशन है वो सिर्फ राशन शॉप से होता है, यानी राशन शॉप से टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 5% ही पूरा किया जाता है। और इसके मुकाबले अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा 5% से भी कम है। और इसके अलावा पीडीएस डीलर्स पर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि देखिए जो पीडीएस डीलर्स होते हैं वो कई बार माल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि जो ग्रेन उनको मिलता है गरीबों में बांटने के लिए, उसको ओपन मार्केट में पहुंचा देते हैं ताकि उन्हें बेटर मार्जिन मिल सके या फिर उनको एक तरीके से फायदा हो सके। इसके अलावा वो राशन शॉप्स में पुअर क्वालिटी के ग्रेन्स बेचते हैं राशन शॉप में। इसके अलावा इरेगुलर ओपनिंग करते हैं, यानी महीने में सिर्फ 4 दिन खोलते हैं, 5 दिन खोलते हैं, बाकी दिन दुकान बंद रहता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, इस वजह से एक तरीके से हम देख पाते हैं कि जो सरकार है उसके पास अनसोल्ड स्टॉक एक तरीके से हो जाता है। और ये चीज जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये है कि अगर राशन शॉप जो है वो अनाजों को नहीं बेचने पाएंगे तो एफसीआई के बाद पास एक बहुत बड़ा स्टॉक फूड ग्रेन्स का रह जाएगा, और उसके लिए ये चीज बहुत ही परेशानी भरी होगी।
तो देखिए इसके अलावा पिछले कुछ सालों में एक और फैक्टर है जिसकी वजह से जो पीडीएस सिस्टम है उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। अगर हम पहले की बात करें यानी 2000 या फिर 1997 से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय एक तरीके से फिक्स्ड कोटा हुआ करता था जहां जो कि पुअर और नॉन पुअर सभी लोगों को मिलता था। यानी अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो भी आप जाकर खरीद सकते हैं राशन शॉप से, और अगर आप एक मध्यम वर्ग से भी आते हैं तो भी आप राशन शॉप से जाकर अनाजों को खरीद सकते हैं। लेकिन जब से इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, या जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना हो गया या फिर और भी स्कीम्स जो हो गए, उनको जब से इंट्रोड्यूस किया गया है तो उस वजह से अब कई तरह के कार्ड्स होते हैं, जैसे 3 तरह के कार्ड्स होते हैं और जो प्राइसेस हैं वो कई रेंज में होते हैं। यानी अगर बीपीएल कार्डधारी है तो उसको अलग प्राइस मिलेगा, अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारी है तो उसको अलग प्राइस मिलेगा, दूसरे कार्डधारी को अलग प्राइस मिलेगा। तो इस वजह से अब बहुत बड़ी संख्या में जो फैमिलीज हैं वो फूड ग्रेन जो है वो एक तरीके से खरीद तो सकते हैं, लेकिन उनको जो सब्सिडी मिलती है या फिर हम कह सकते हैं जो प्राइस डिफरेंस है मार्केट प्राइस और राशन शॉप में मिलने वाला प्राइस, वो इतना कम है कि वो एक तरीके से प्रेफर करते हैं कि वो जाकर मार्केट से ही सामान खरीदें बल्कि राशन शॉप के खरीदने से। और जब से ये जो टीडीपीएस जो है इंट्रोड्यूस हुआ है 3 डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट कार्ड्स है, तो उस समय से हम देखते हैं कि जो यूज है, जो एक तरीके से जो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, यानी वो बीपीएल में तो नहीं आते हैं लेकिन उन्हें हम एक तरीके से अमीर नहीं कह सकते हैं या फिर वेल ऑफ हम नहीं कह सकते, तो वो लोग अब इस पूरे सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, वो अब इन सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। तो इसके बाद देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है, वो है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। आखिर कोऑपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है? तो देखिए अगर हम कोऑपरेटिव्स की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी में इंडिया में। मेनली ये सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो शॉप्स को सेटअप करते हैं जो कि ताकि ये जो सस्ते दामों के गुड्स हैं या फिर जो ग्रेन्स हैं उनको पुअर गरीब लोगों तक बेचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में करीब 94% जो शॉप्स रन किए जा रहे हैं फेयर प्राइस शॉप, ये कोऑपरेटिव्स द्वारा रन किए जा रहे हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो मदर डेयरी ये काफ़ी एक तरीके से मिल्क और वेजिटेबल में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा जो प्राइस तय किया जाता है उसी प्राइसेस पर ये चीज़ों को खरीदती है। इसके अलावा एक और सक्सेस स्टोरी है, वो है अमूल। अमूल जो है वो कोऑपरेटिव के जरिए शुरू किया गया था और ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की चीज़ों में एक तरीके से काफ़ी अच्छा इसने काम किया है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि गुजरात रीजन में इसने व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने का काम किया है, और इसका व्हाइट रिवॉल्यूशन तो पूरी कंट्री में भी आया था। और इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल हैं जो कि देश के डिफरेंट पार्ट्स में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए अगर हम महाराष्ट्र के एडीएस की बात करें यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस की बात करें, तो ये एनजीओस को हेल्प करता है ताकि ये ग्रेन बैंक्स को स्थापित कर सके डिफरेंट रीजन्स में। तो देखिए जो एडीएस है वो ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग और इसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाता है ताकि जो एनजीओज हैं वो फूड सिक्योरिटी में मदद कर सके और इसके ऊपर काम कर सके। तो देखिए ग्रेन बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और इसकी वजह से एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर समरी है, समरी को आप खुद से कर लें। समरी को आप खुद से करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको शॉर्ट में कहानी देखने को मिल जाएगी, आपको शॉर्ट में सब चीज़ समझने को मिल जाएगा। तो देखिए यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, यहीं पर हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया क्लास 9th का। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।